हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय मापने की तीसरी विधि व्यय विधि के बारे में चर्चा करेंगे। दो विधियों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि। हमने पहले डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय आय के 3 सोर्स बिंदु हैं मापने के, उत्पादन लेवल पर या जहाँ पर आय प्राप्त हो रही है वहाँ पर, और जब व्यय किया जा रहा है तब। ठीक है, राष्ट्रीय आय वह बिंदु पर भी मापी जा सकती है। इस विधि में हम पहले बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मापते हैं, जो कि उपभोग और निवेश हेतु अंतिम उत्पादन पर होने वाला व्यय है। इसमें से हम स्थिर पूंजी का उपभोग और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। पूरा डिटेल अभी हम देखेंगे, यहाँ शॉर्ट में हमने देखा। अब इसमें कौन कौन से व्यय शामिल किए जाते हैं वो हमने यहाँ देखा है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और शुद्ध निर्यात या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से इंपोर्ट माइनस करते तो शुद्ध निर्यात आ जाएगा। अब क्योंकि शुद्ध निर्यात क्यों लिया, क्योंकि हम इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, वो हमारे देश के अंदर तो नहीं आ रहा है, और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर कोई हमारे उत्पादित वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं तो वो पैसा उसमें शामिल होगा, इसलिए हम यहाँ शुद्ध निर्यात लेते हैं। तो हर लेवल पर हम यदि एक्सपेंडिचर को जोड़ ले तो हमें इस विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें हम किस किस को शामिल कर लें। टिकाऊ वस्तु पर किया गया कुल व्यय, गैर टिकाऊ वस्तु पर किया गया कुल व्यय, सेवाओं पर व्यय, उपभोक्ता का व्यय, जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सारा व्यय इसमें शामिल हो जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि खाद्यान्नों के उत्पादन का मूल्य किसान स्वयं उपभोग कर लेते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन का कुछ पार्ट वो खुद भी उपभोग कर लेते हैं, उन्हें मार्केट से नहीं खरीदने को भी निजी अंतिम उपभोग पर गिना जाता है। अब मान लो वो उत्पादन नहीं करते तो उनको मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको भी उसमें निजी उपभोग में शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त मजदूरियाँ तथा वेतन जो व्यक्तियों को वस्तुओं के रूप में प्राप्त होते हैं, मजदूर वेतन जो व्यक्तियों को वस्तुओं के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें भी निजी अंतिम उपभोग में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अपने मकानों को स्वयं निवास के लिए उपभोग का किराया मूल्य भी निजी अंतिम उपभोग में शामिल किया जाता है। ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सकल निजी निवेश, इसमें हम क्या शामिल करते हैं। फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, स्थिर घरेलू पूंजी निर्माण इन्वेस्टमेंट, समस्त प्रकार का निर्माण, कंस्ट्रक्शन संबंधित जो भी काम है वो सब, वस्तुओं के भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, भंडारों में वृद्धि को निवेश में शामिल किया जाता है क्योंकि भंडार में वृद्धि उपभोग न किए गए उत्पादन को व्यक्त करती है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, यदि उत्पादन तो हो गया है वो बिका नहीं है, तो उत्पादन हो गया है तो उसका जो शेष बच गया है, जो उसका मार्केट में सेलिंग नहीं हुई है, इन्वेंट्री के रूप में है, तो उनको भी हम एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, ये 3 हैं। इन तीनों को हम किस में ले रहे हैं, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। अब थर्ड पॉइंट है सरकार द्वारा वस्तु सेवाओं की खरीद पर व्यय, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार द्वारा वस्तु सेवा पर व्यय तीसरे प्रकार का व्यय है जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए शामिल किया जाता है। इस सरकारी व्यय में केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया व्यय शामिल है। इसके अंदर क्या शामिल नहीं करते हम, हस्तांतरण भुगतान, हमने पहले भी देखा। हस्तांतरण भुगतान इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। जो गवर्नमेंट के द्वारा वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, वो भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि इस वर्ष विशेष में इन दोनों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा बदले में कोई भी सेवा और वस्तु नहीं दी जा रही है। ठीक है, फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में हम देख लेता, कुल निर्यात में से कुल आयात माइनस कर दे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्षेत्रों के अंतिम उत्पादों पर होने वाले व्यय को जोड़ने से हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। C + G + I + X - N = GDP NP। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या मिला, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से स्थिर पूंजी का उपभोग और अप्रत्यक्ष कर घटाकर तथा
आर्थिक सहायता जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात होता है। यहाँ देखो 3 चीज़ें हैं। हमने जीडीपी एमपी में से क्या गया, स्थिर पूंजी उपभोग यानी डेप्रिसिएशन, फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गुड्स, हर साल जो उनमें गिरावट हो रही है उनका रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत होती है, यदि उसका जो कंजम्पशन हो रहा है उसको माइनस कर दें। और क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज़, तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमने पहले भी देखा है किस तरह से हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आ सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज जोड़कर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके और सब्सिडीज जोड़कर। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। इसी को हमने शब्दों में लिखा। इस तरह से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एनडीपी-एफसी। एनडीपी-एफसी मिल गया। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अब एनडीपी-एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें तो साधन लागत पर क्या होगी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या हम बोले इसको एनएनपीएफसी, ये हमने नीचे दिखाया है यहाँ पे। एनपीएफ साधन लागत शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यदि हम जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपीएफसी। ठीक है, इस तरह से ये हमारी व्यय विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने देखा। इसमें भी कुछ सावधानियाँ हैं, वो हम देख लेते हैं। मध्यवर्ती उत्पादों में होने वाले व्यय को शामिल न किया जाए ताकि व्यय की दोहरी करना से बचे, केवल अंतिम उत्पाद पर होने वाले व्यय को ही शामिल करें। उपहार, दान, कर, छात्रवृत्ति आदि के रूप में होने वाला व्यय, ये भी वन टाइम एक साइडेड पेमेंट होगा, वह अंतिम उत्पादों पर होने वाला व्यय नहीं है, यह हस्तांतरणीय व्यय है, ट्रांसफरेबल एक्सपेंडिचर है, जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। पुरानी वस्तुओं के खरीदने पर होने वाले व्यय को भी शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये वस्तु पहली बार खरीदी गई थी इन पर क्या व्यय शामिल हो चुका था। ठीक है, लेकिन यह बात है उस पर यदि एक्स्ट्रा चार्जेस या कमीशन वगैरह जो लग रहा है वो शामिल हो सकता है, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स का ट्रांजेक्शन पर जो होने वाला व्यय है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी राष्ट्रीय आय की तीनों विधियाँ यहाँ संपूर्ण हुई। अब पहली मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, थैंक यू।